मेरे स्कूल के सीनियर्स हमेशा मुझसे यही बोलते थे कि अगर तूने 11th में मैथ्स ले लिया ना तो तू बहुत पछताएगी और अपना 12th बोर्ड्स का रिजल्ट पूरे तरीके से बर्बाद कर देगी। वो मुझे बोलते थे कि 9th 10th का मैथ्स 11th 12th के मैथ्स से एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट लेवल पे है, सारी दुनिया ही पलट जाती जब तुम 10th से 11th में जाते हो मैथ्स लेके। मुझे ना मैथ्स में मेरे 9th एंड 10th स्टैंडर्ड से ही बहुत इंटरेस्ट था, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट वो होता है ना कि कुछ फेवरेट गिने चुने बच्चे होते हैं टीचर्स के, मैथ टीचर के, जिनको वो हर क्वेश्चन के लिए पॉइंट आउट करते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि भाई कोई अगर वीक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझा दे। मैं उन स्टूडेंट्स में से एक थी। एंड 9th 10th के टाइम पे ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 11th में मैथ्स ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे सारे सीनियर्स जिनसे भी मैंने कंसल्ट किया था ना, उनने सबने मुझे यही बताया कि 11th में मैथ्स मत लेना, बहुत वर्स्ट डिसीजन होता है। बिकॉज उन लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे मैथ्स को लेके, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था, उनके टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आते थे। एंड लास्ट में वो एक थ्रेट बन जाता है कि यार कहीं मैथ्स की वजह से आपका 12th का बोर्ड का रिजल्ट खराब ना हो जाए। मैंने किसी की भी नहीं सुनी, मैंने खुद के मन की सुनी एंड फाइनली मैंने 11th में जाके मैथ्स ले ही लिया। जब मैंने मैथ्स लिया था एंड मैंने स्टार्टिंग की 2-3 क्लास अटेंड करी थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि यार जो मैंने अब तक पढ़ा था वो तो एकदम बच्चों वाली मैथ्स थी, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस फॉर्मूलाज लगाए एंड सब सॉल्व हो जाता था। लेकिन 11th में जब मैंने एकदम कंप्लीटली डिफरेंट साइड देखी मैथ्स की तो मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। अप्रैल का मंथ था, मैंने 11th में मैथ्स लिया था। मैं मैथ्स के लेक्चर्स देख के इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि एक दिन मैं सीधा प्रिंसिपल कैबिन में चली गई और मैंने सर को बोला कि सर मैं मैथ्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। हमारे स्कूल में बेसिकली क्या होता था, अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है अप्रैल में ऑप्ट करने के बाद अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर के पास गई और मैंने सर को बोल दिया कि सर मुझे मैथ्स नहीं चाहिए, मैं मैथ्स नहीं करना चाहती हूँ। मैं प्रिंसिपल सर के पास गई और उन्होंने मेरे से बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा अचानक से मन बदल गया और तुम्हें मैथ्स छोड़ के तुम्हें कॉमर्स में जाना है या फिर मैथ्स छोड़ के तुम्हें बायोलॉजी लेनी है। मैंने उन्हें भी यही रीजन दिया कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा कि मैं ये कर पाऊंगी, इसीलिए मैं मैथ्स नहीं लेना चाहती हूँ। इस पे उन्होंने मुझे एक सिंपल सी चीज समझाई कि इनिशियल में थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता है, थोड़ी डिफिकल्टीज तो आती है, लेकिन बाद में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बाकी सब धीरे धीरे स्मूथ होते चले जाता है जब चीजें आपको एक टाइम पे समझ में आने लग जाती हैं। सर के इतना समझाने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि प्रिंसिपल सर ने डायरेक्टली मना कर दिया था कि आप अब स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, आपको मैथ्स के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं थोड़ी उदास तो हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अगर करना ही पड़ेगा तो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। देन कम्स द टाइम जहां पे मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिला मैथ्स के लिए। दैट वाज अप्रैल का यूनिट टेस्ट। हमारे स्कूल में हर मंथ में या हर 2 मंथ्स में यूनिट टेस्ट होते हैं एंड अप्रैल के टाइम पे भी हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट हुए 11th क्लास के। एंड उस यूनिट टेस्ट में आई वॉज द ओनली गर्ल ने 40 में से 35 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। एंड दैट वाज द डे मेरी मैथ्स की टीचर ने मुझे इतना ज्यादा गाइड किया क्योंकि आई वाज द ओनली सिंगल स्टूडेंट जिसने 35 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि यू कैन डू रियली रियली वेल इन मैथ्स। एंड दैट वाज द डे जिस दिन से मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया एंड अल्टीमेटली मेरे 12th बोर्ड्स में 95 मार्क्स आए। एंड मुझे पता है आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे भी लगता था डिफिकल्ट में, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम के साथ चीजें सिंप्लीफाई होती चली गई एंड मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती चली गई। आज मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने 11th एंड 12th में फोकस करी थी, जिसकी वजह से मेरे मैथ्स में बोर्ड्स में 95 मार्क्स आए। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है दैट इज क्लास में जो आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान से फोकस करो। वो 45 या 50 मिनट्स का जो आपका पीरियड होता है ना, उसमें आपको फोकस्ड होके बैठना है एंड ध्यान देना है कि आपकी जो टीचर है, जो भी कोई चैप्टर पढ़ा रही है, जो भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, उसको आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस सिंप्लीफाइड मैनर में वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना, वैसे आपको और कोई नहीं समझा पाएगा। वहीं से शुरुआत होती है एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन की, जहाँ पे आपको एक्चुअली में पता लगता है कि एक चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो ये हो गई सबसे पहली चीज। मैंने हमेशा
यही मेक श्योर किया है कि मेरी क्लास में जो भी मेरी मैथ्स की टीचर पढ़ा रही है मैं उसको ध्यान से सुनूं, एंड जो भी जरूरत है मैं उसके नोट्स भी बनाऊं। ट्राई करूंगी अगर मेरे पास मेरे मैथ्स के नोट्स मिले तो आई शो यू फॉर श्योर, बट अगर नहीं मिलते तो मैं आपको बता देती हूँ मैं बहुत कंप्लीट, बहुत नीट तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती थी क्लास टाइम में, एंड वो क्लास टाइम में ही बनाती थी। ऐसा नहीं है पहले रफ नोटबुक में लिखिए देन जाके फिर नोटबुक में लिख रहे हैं, नहीं, मैंने क्लास टाइम में ही सारे नोट्स बनाए एंड बहुत फेयर तरीके से बनाए। एक एक चीज जो मेरी टीचर ने मुझे क्लास में पढ़ाई है वो मैंने सब नोट करके रखी थी, सब, इवन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तक। सेकेंड थिंग जो आती है दैट इज एनसीईआरटी। मैं तो कहती हूँ एनसीईआरटी से तुम टेम्परेरी बेसिस पे ना शादी कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है एंड जितना ज्यादा हो सके उसी पे फोकस करो। जिस दिन आपकी क्लास खत्म होती है, जिस दिन आपको क्लास में लेट्स से आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया गया है, आपको मेक श्योर करना है कि आप घर पे आके जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस दी होती है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी पे लेना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो एनसीईआरटी में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है क्लास में ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, उसके बाद उनका एम क्या रहता है कि भाई मैं तो आर डी शर्मा से करूंगा, ये क्या है, एनसीईआरटी तो मुझे समझ ही नहीं आती, बहुत टुच्चू सी बुक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी इज अ गुड बुक, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छी बुक नहीं है, लेकिन आपके लिए अगर आपको बोर्ड्स में 95 लाने हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप किसी और रेफरेंस बुक पे या आर डी शर्मा पे स्विच कर सकते हो, बट प्लीज जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता ना कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर का ये क्वेश्चन इस पेज पे लेफ्ट साइड में बॉटम साइड में है, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछने आता है कि भाई मुझे मैथ्स का ये क्वेश्चन समझा दे या ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दे, क्वेश्चन को देख के तुम इतना बोल सको कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इतना एनसीईआरटी को चाट लो। इसके बाद थर्ड थिंग जो करनी है, कुछ लोग है ना, कुछ स्टूडेंट बहुत स्मार्ट बनते हैं, मतलब अगर वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन इससे आगे कैसे सॉल्व होगा, तो वो उस क्वेश्चन को आधा सॉल्व करके ही छोड़ देते। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने रिवीजन के टाइम में अगर रफ नोटबुक में भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो मैंने वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जब तक उनका लास्ट वाला आंसर नहीं निकल के आ जाता। अगर आपको ये आधे क्वेश्चन छोड़ने वाली हैबिट लग गई ना तो आपका माइंड है ना उसी आधे क्वेश्चन को छोड़ने में ही ट्रेन हो जाएगा एंड बाकी आधे पार्ट के लिए ना पैरालाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आधा अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि मैथ्स के पेपर में, बोर्ड्स में कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली स्टार्ट टू एंड, क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या नहीं लगाया है, कैसे कैसे सॉल्व किया है, कौन सा स्टेप था, सारा आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना है, इवन इफ यू आर डूइंग रिविजन। एंड ये बात गांठ बांध लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं 95 क्या, तुम तो 70-75 में लटके रह जाओगे, फिर भूल जाओ 95 लाना। नेक्स्ट थिंग इज कि मान लो आपकी एनसीईआरटी 1-2 बार करके हो गई है, नाउ व्हाट? इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितने साल के? पिछले 5 साल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं एंड उन क्वेश्चन पेपर्स को आपको टाइम लगा के सॉल्व करना है। आप उसके लिए एक प्रॉपर अलग से नोटबुक ले लो एंड उस नोटबुक में बस आप इतना मेक श्योर करो कि जब भी आप कोई पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आप उस नोटबुक में ऐसे लिखोगे जैसे वो आपकी फाइनल आंसर शीट हो, जैसे कि वो किसी एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए जाने वाली हो। उसी एक नोटबुक में आपको टाइम लगा के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको टाइम लगा के प्रैक्टिस करो। अगर कोई मॉक टेस्ट लेते हो तो उसके साथ भी आप सेम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके या तो आप अपने टीचर को उसे दे सकते हो। मैं तो यही करती थी, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, मैंने अपनी एक नोटबुक बना के रखी थी, मैं क्वेश्चन सब उसी में सॉल्व करती थी। सॉल्व होने के बाद वो नोटबुक मैं अपनी मैम को दे देती थी एंड मैम 1-2 दिन में वो कॉपी चेक करके मुझे वापस दे देती थी। अब काम सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता था, मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ कटे हैं, कितने कितने कटे हैं, किस किस गलती की वजह से कटे हैं, इसके लिए भी मैं एनालिसिस करती थी। एंड वो पेपर का आंसर जिस पेज पे खत्म होता था उससे अगले पेज पे ही मेरी सारे मिस्टेक बुक शुरू हो जाती थी। उस पेपर में मैंने जितनी भी मिस्टेक्स करी थी वो सारी मैं उस नोटबुक पे लिखती थी एंड किस मिस्टेक की वजह से मेरे कहाँ कितने मार्क्स कटे हैं वो भी मुझे पता रहता था। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, मैं एक बार पिछले पेज पे जाके ये देख लेती थी कि मैंने लास्ट टाइम क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं जो मुझे इस टाइम नहीं करनी है। तो आप भी यही करो, जैसे ही आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है, डोंट जंप टू आर डी शर्मा और समथिंग एल्स।
आप प्लीज ट्राई करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दो, एंड जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं तब आप स्विच कर सकते हो आर.डी. शर्मा पे। अदरवाइज मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, अगर आर.डी. शर्मा में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपके टीचर्स ऑलरेडी क्लास में कवर करा देते हैं, या फिर वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का आर.डी. शर्मा में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना। तो उन सिलेक्टिव क्वेश्चंस को यू कैन सॉल्व फ्रॉम आर.डी. शर्मा। अदरवाइज एनसीईआरटी पे पहले फोकस करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दो, एंड देन आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप आर.डी. शर्मा पे जंप कर सकते हो, या फिर कोई और बुक पे जंप भी कर। बोर्ड्स में एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, बोर्ड की वजह से टीचर्स को एक टाइम मिलता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक सिलेबस खत्म करना है। तो इस चक्कर में हमारे स्कूल में आई थिंक समवेयर अराउंड नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म कर दिया था जितना भी 12th का था, बिकॉज दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीने हमें प्री बोर्ड्स देने थे एंड बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन इतने छोटे टाइम स्पेंड में मैथ्स के जैसे चैप्टर्स भगाए थे ना, उसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो मेरे तो दिमाग के ऊपर से गया था, मुझे समझ ही नहीं आया था वो वन टाइम में कि वो चैप्टर है क्या। एंड ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम प्रॉब्लम आई थी। हमने बस एक छोटा सा स्टेप लिया, हमने अपने मैथ्स के टीचर को ये कम्युनिकेट कर दिया कि मैम हमें ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है, आप प्लीज़ एक बार इसे वापस क्लास में पढ़ा दीजिए। एंड शी वॉज सो गुड कि उन्होंने क्लास में वापस से वो पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल तरीके से समझा दिया। तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या 2 पर्टिकुलर चैप्टर्स अगर आपकी पूरी क्लास में या मास में किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने मैथ्स टीचर को जाके कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप पर्सनली भी जाके बताओगे ना, दे विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, दे विल लिसन टू यू, बिकॉज यार वो भी यही चाहते हैं कि आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करो। मेरी मैथ्स टीचर का तो यही एम था, ये लड़की मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करे, नॉट जस्ट मी, क्लास के सारे स्टूडेंट्स के लिए उनका यही है। अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स नहीं करा पाएंगे, तो इसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके YouTube पे जाना है, एंड वहाँ पे जाके थोड़े एक्स्ट्रा टाइम डाल के, थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स डाल के पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, एंड देन आप क्वेश्चंस पे जंप ऑन कर सकते हो। तो ये थे वो 5 चीजें जो तुम अभी भी 3 महीने बाकी हैं, अगर तुम अभी से इम्प्लीमेंट करते हो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, तो यू कैन इजीली स्कोर 95 मार्क्स। मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि मैथ्स इज जस्ट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। मतलब तुम रफ रजिस्टर्स भर दो, ढेर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रद्दी में बेच देंगे, पर जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड यस, क्वेश्चन आधे अधूरे प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ने, क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है, एंड ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि वो किसी टीचर के पास चेक होने के लिए जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मेरे मैथ्स में 95 मार्क्स आए थे, एंड आई होप कि आपके 95 से भी ज्यादा आए, 99 मार्क्स आए, 100 मार्क्स आए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम बोर्ड से रिलेटेड, जेईई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने डाली हुई हैं, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट्स में जाके बता देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।